کار کنه و نتیجه بگیره. اخطار ساق پس عمر سعید از سوی سردآور 3 ثانیه 2 ثانیه و دستان تشویق یوسف کرمی و اولین طلای بین‌المللی सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। आज मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी एक बिल्कुल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे चैनल पे आम तौर पर मुख्तलिफ़ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ास तौर पर जो अहले इल्म और अहले दानिश हज़रात हैं, मैं उनसे मुस्तफ़ीद होता हूँ और आपको भी मुस्तफ़ीद कराने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ मकातिब, फ़िरक़, मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ुल ख़याल दानिश्वरों को अभी तक मदऊ किया, उनसे गुफ्तगू की और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो अपनी नौइयत का मेरे चैनल पे एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा। इसमें हम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे जिनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है, खेल से है, मार्शल आर्ट से है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब हमज़ा सईद साहब। हमज़ा सईद साहब माशाल्लाह से हम जब से इनको जानते हैं और हमारे जानने से पहले भी ये ताइक्वांडो में थे और अभी गुज़श्ता कुछ सालों से अपने आप को इन्होंने कुल वक्ती इस खेल में के लिए अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में इन्होंने हिस्सा लिया है। और 2021 से पाकिस्तान कौमी जो टीम है ताइक्वांडो की, उसकी तरफ से अभी तक आपने जो तमग़े हासिल किए हैं उसमें से 3 गोल्ड के तमग़े हैं और 3 जो है चांदी के तमग़े और 3 कांसे के तमग़े आपने हासिल किए हैं। और इसके अलावा कई ममालिक में इनका सफ़र है और ये ख़ुद अपना ए लेवल के बाद कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। फिर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा उसमें भी वक्त सरफ़ होता है और चूँकि इस खेल में भी इनको अपनी बहुत ज़्यादा ज़ाती दिलचस्पी भी थी और इनको शौक़ भी था, तो इनमें से एक की इनको क़ुरबानी देनी पड़ी। तो इन्होंने ये सोचा कि फ़िलहाल मैं पढ़ाई को मुअख्खर करता हूँ, छोड़ा नहीं है। इनका अपना मुतालिया मज़हब पर, फ़िलासफ़ी पर और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, साइंस के मज़ामीन वग़ैरह। और इसके साथ साथ अरबी इन्होंने पूरी सीखी है और जब ये अरब ममालिक जाते तो वहाँ पर लोगों से अरबी में भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ ये ख़ुद कुरान का तर्जुमा मुकम्मल इन्होंने किया, मेरे ख़्याल से 3री बार ये पढ़ रहे हैं और बग़ैर तर्जुमा सामने रखे अरबी ग्रामर पे इतनी गिरफ्त है कि ख़ुद से तर्जुमा ख़ुद पढ़ता है और बहुत अच्छा फ़हम है इनका। और इसके साथ साथ इनकी एक और मसरूफ़ियत इस ताइक्वांडो को हमा यानी पूरा वक्त देने के साथ साथ ये मौसीक़ी से भी चूँकि शग़फ़ रखते हैं और ख़ास तौर पर मेरे ख़्याल से आरिफाना कलाम वग़ैरह, तो उसकी भी ये क्लास लेते हैं और उसके लिए भी ये टाइम निकालते हैं। तो ये एक यानी इन्होंने अगरचे एक रिवायती डिग्री वाली तालीम से फ़िलहाल अपने आप को पता किया है, लेकिन इनका ये प्रोग्राम है कि जैसे ही कुछ सालों में इस खेल में कुछ आगे बढ़ने के बाद फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना है। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको बताया था, इनको ख़ुद मुतालिए का, पढ़ने का इनका बहुत शौक़ है और जैसे ये चीज़ें मैंने बताई और इसके साथ साथ मौसीक़ी का मैंने आपको बताया, तो इन सब को ये टाइम देते हैं। तो सर आपको बहुत शुक्रिया हमज़ा साहब। आपको सर हमें मदऊ करने की नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मेरे साथ एक नेशनल चैम्पियन मौजूद है माशाल्लाह से और हमारे लिए बच्चों की तरह है और बहुत इनसे हमारे उस्ताद शागिर्द का भी शायद थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है। ठीक है, तो हमज़ा साहब मैं आपको कुछ सवालात इस खेल से मुताल्लिक़ और इसमें जो मसाइल हैं, आपकी अपनी दिलचस्पी की वजूहात वगैरह, इस पर मैं कुछ पूछना चाहूँगा। और जो लोग इस खेल की तरफ आते हैं, आना चाहते हैं, किसी को कुदरती तौर पर उनके अंदर ये शौक़ होता है कि हम ये करें मार्शल आर्ट वगैरह, तो उनके हवाले से भी उनके लिए क्या मुश्किलात होती है, क्या इस खेल के क्या
दुनियावी और क्या फ़वाइद है फिज़िकली मजबूती के साथ साथ, इन चीज़ों पे पूछूंगा। तो पहला मैं आपसे थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना नौयत, फ़लसफ़ियाना से मुराद ये कि ये खेल जो है, जी जी ये जो आप लोग मार धाड़ करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा उनकी नाक की हड्डियाँ टूटी हुई है और बड़ा खूनम खान कभी करते हैं आप लोग, तो ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा भाई ये भाई है क्या। तो मार्शल आर्ट कहते हैं इसको गालिबन, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा तो ही ये है क्या? सबसे पहले तो सर आपका बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे मदऊ करें, और माशाल्लाह से इतने दानिश्वर और इल्मी लोगों के साथ गुफ्तगू होती है, तो हमारी भी उन लोगों की यानी कि सफ़ में शुमार होना सिर्फ चैनल की हद तक, ये बड़ी फ़ख्र की बात है मेरे लिए। तो इस बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नहीं, आप इससे ज़्यादा मतलब आपके तो बाकी कौमी मीडिया और सब पे आप आए हुए, जी तो आपकी मेहरबानी, आपने हमारे जैसे नहीं छोटे नहीं बंदे को नहीं, टाइम दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया मार्शल आर्ट का, काफ़ी तवील सवाल का जवाब भी हो सकता है इसकी, अगर आप गहराइयों में जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी अपना इल्म है इस हवाले से, और कुछ चीज़ें मैं ज़ाहिर है कि मसरूफियत की वजह से भूल भी चुका हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा मुकम्मल जवाब देने की कोशिश करूँ। यानी कि तो जहाँ तक मार्शल आर्ट्स की बात है, मार्शल का लफ्ज़ी मायने होते हैं कि वो चीज़ जो जंग से ताल्लुक़ रखे, मार्शल यानी कि मिलिट्री, इसको आप मार्शल लॉ कहते हैं हमारे में। इसी से जी बिल्कुल इसी से ही है। ठीक। तो मार्शल यानी कि जो भी कोई चीज़ मिलिट्री से ताल्लुक़ रखे, जंग से ताल्लुक़ रखे। सही। आर्ट का तर्जुमा वो आप फ़न कर लीजिए, तो वो यानी कि जंगी फ़न कहिए उसको, ये तर्जुमा कर सकते हैं आप उसका कोई। तो जहाँ तक तो लफ्ज़ के अपने मायने, उससे तो ज़ाहिर है साफ अपनी तरफ से ज़ाहिर हो रहा है कि जी जंगी फ़न से मुराद वही फ़न है जिसके ज़रिए जंग की जाती है या लड़ाई की जाती है। तो मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री जो है वो तो बहुत ज़्यादा कदीम है, अगर आप उसमें चले जाएं। यानी कि जब से इंसान को शऊर आया है, जब से इंसान शऊर आना कहिए, जब से कि जितनी रिकॉर्डेड इंसानी तारीख़ है उसके अंदर इंसानों की लड़ाइयाँ हुई हैं, और उन्होंने उसके लिए मुख्तलिफ़ आलात और मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए हैं। फिर उसकी इर्तिकाई शक्ल जो है, फिर उसको आप कहिए कि मार्शल आर्ट, यानी कि जब उन चीज़ों ने एक बाकायदा फ़न की शक्ल इख्तियार करना शुरू की अलग अलग तहज़ीबों में, तो वो मार्शल आर्ट कहलाना शुरू हो गई। और दुनिया की हर तहज़ीब में किसी न किसी शक्ल में मार्शल आर्ट्स मौजूद है। सही। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ तो हर तहज़ीब का अपना कोई ना कोई मार्शल आर्ट है। तो अगर ज़्यादा मशहूर नहीं भी है मीडिया पे या लोगों के इल्म में, लेकिन मौजूद ज़रूर होगा किसी शक्ल में। तो जहाँ तक मार्शल आर्ट्स की डेफिनेशन है, वो तो इसके मायने तो यही है। ठीक, ये समझ में आ गया। और ये ताइक्वांडो क्या है? ये उसी का एक हिस्सा है, ये एक अलग, इसको आप कहेंगे कि? ताइक्वांडो जो है वो, जिस तरह मैंने आपको कहा, दुनिया भर में हर जगह मार्शल आर्ट्स पाए जाते हैं। चाइना में है, जापान में है, यानी कि इन जगहों के ज़्यादा मशहूर हैं। थोड़े थाईलैंड में हैं, आपके हर जगह आपको मिलेंगे। तो उसी तरीके से कोरिया में भी हैं। कोरिया में जहाँ तक ताइक्वांडो की बात है, ताइक्वांडो जो था एक ये नया नाम है। अच्छा। बनिस्बत दूसरों के 1960-70 में ये नाम ईजाद हुआ है। अच्छा। उससे पहले जो था कोरिया में मार्शल आर्ट्स तो हज़ारों साल से मौजूद है। तो ताइक्वांडो की ईजाद से पहले वहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स थे मार्शल आर्ट्स जो सिखाते थे, क्वान्स कहते थे उनको। तो जब ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ये कोरियन के। अच्छा, कोरियन ज़बान के ये लफ्ज़ हैं। अच्छा। ताइक्वांडो। अच्छा। तो इसकी मैं वजाहत करूँगा कि इसके मायने क्या है। वो उसके बाद ये कि थोड़ी सी इसकी तारीख़ अगर मैं बताता चलूँ खाली, वो ये कि फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद वहाँ पे कई स्कूल्स मौजूद थे, क्वान्स कहलाते हैं वो उस वक़्त मार्शल आर्ट्स अपने अपने सिखाते थे। तो उस वक़्त फिर मेरा ख़्याल है कि कोरियन हुकूमत की तरफ से, और फिर अब इस मामले में हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन जहाँ तक तारीख़ का मुझे अंदाज़ा है वो यही था कि इनका आपस में एक मुआहिदा हुआ, और फिर कोरियन हुकूमत की तरफ से भी, कि एक छत के नीचे ये तमाम स्कूल्स मिलकर एक नाम अपनाकर, यानी जिसका नाम उन्होंने ताइक्वांडो बाद में रखा, उसको सिखाएं, उसको परवान दें बतौर एक कौमी खेल कोरिया का, बतौर एक कौमी मार्शल आर्ट कोरिया का। तो इस बात पे फिर सब मुत्तफ़िक हुए, और फिर उन लोगों ने यानी कि अपने इस नाम के तहत आकर एक नए सिस्टम के अंदर रहते हुए ताइक्वांडो नाम के मार्शल आर्ट को
यानी कि आगे सिखाना शुरू किया, नशर करना शुरू किया, मुश्तमिल उन्हीं टेक्निक्स पर, उन्हीं चीज़ों पर जो उनके पास पहले से थी, उसको मिला के यानी कि एक नए सिस्टम के अंदर तश्कील करके उसको ताइक्वांडो नाम से उन्होंने उसको फिर सिखाना शुरू किया और कोरिया का फिर ये कौमी मार्शल आर्ट बन गया उसके बाद। सही सही सही। तो ताई का मतलब होता है हाथ, क्वान का मतलब होता है किक, और डो का मतलब होता है रास्ता या तरीका, वे। अच्छा। तो हाथ से मुराद ये कि ताई का मतलब है कि पंच या फिस्ट। ठीक। फिस्ट असल में कहा जाता है यानी कि मुट्ठी। ठीक। ताई का मतलब ये है, क्वान का मतलब है कि पैर या लात, और डो का मतलब है तरीका। तो वो उसके फिर मायने हो जाते हैं पैर और मुट्ठी का तरीका। ताइक्वांडो वे ऑफ द फिस्ट एंड फुट, ये इसके मायने हैं। क्योंकि इसमें आपके फिस्ट यानी कि मुश्त, इसके ज़रिए और पैर के ज़रिए आप अपना दिफा कर सकते हैं और अपने। ठीक है, यानी आप लड़ाई करें ना या अपना दिफा वगैरह के लिए आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर। ठीक ठीक ठीक। तो ये हो गया ताइक्वांडो का के मायने होगा। और इसकी बहुत ही ज़्यादा मुख्तसरन तारीफ, इसकी बहुत मुख्तसर मतलब हमने तो पहली बार ही इस लफ्ज़ का ये मतलब समझा है, और जिस तरह से आपने तीनों इसके लफ्ज़ के उसको खोला, टाई को और ताइक्वांडो। ठीक है। हम भाई हमें तो नहीं इतने पता, तो आप सुनने वाले दोस्तों को शायद ये चीज़ें ज़्यादा मालूम हो, तो बहुत शुक्रिया हमजा साहब, आपने ये बताया। अच्छा, ये बताइए कि ये मतलब आप ये कहना चाह रहे थे शुरू में, जैसे आपने बताया ना कि मार्शल आर्ट, तो ये इंसानों ने शुरू में अपनी ज़रूरत के तहत ये चीज़ वजूद में आई थी। ज़ाहिर है वगैरह जो होती थी इंसानों में, अब दिफा और अपना लूट मार करना, बाकी भी जो चीज़ें थी, यानी कि तो यही लग रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है कि वो फिर अब इसमें मज़ीद जो रिसर्च वगैरह वो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह ने की होगी ज़्यादा, अगर आप उन लोगों का काम का मुताला करें कि इसकी बुनियादी वजह क्या थी और किस वजह इससे वजूद में आए। लेकिन जो तारीखी बुनियाद है वो यही है कि इंसानों की शुरू से लड़ाई आपस में रही है, और लड़ाई अभी भी है, तो और अभी भी है, तो वो लड़ाई की वजह से ये फ़न जो है वो वजूद में आए। ज़बरदस्त। तो क्या नाम है उस चीज़ का, जिस तरह मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि हर मुल्क का अपना मार्शल आर्ट तरह तरह के मौजूद है। चाइना, जापान, कोरिया, ये तो यहाँ के मशहूर ज़्यादा हैं। आप हमारी अरब की पट्टी पे आ जाएं तो इनकी अपनी जंगी फ़नून पहले थे, यानी कि तलवार से जिस तरह उस दौर में यानी कि अभी कुछ अर्सा पहले तक ही बल्कि लड़ाई होती थी, तो वो भी अपने आप में एक फ़न है। उसको इतनी परवान नहीं मिली है, वो एक और वजह है, या उसका इतना नशर नहीं हुआ लोगों में, लेकिन उन हर तहजीब में अपना मौजूद है। ये पाको हिंद में, बरसगीर में भी उसी तरीके से मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स मौजूद हैं। कुश्ती जिनमें से एक है आपका, उसके अलावा दीगर यानी कि ये मार्शल आर्ट्स और मौजूद हैं दूसरे नामों के। तो कराटे की मुख्तलिफ किस्में हैं। कराटे जो है ये जापानी मार्शल आर्ट है। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर उसी की किस्म नहीं है। जापान के अंदर मार्शल आर्ट्स मौजूद थे कई, जूडो भी वहीं का ही है, कराटे भी वहीं का ही है। सही है। और कराटे की कई अक़साम है, यानी कि कई अक़साम से मुराद है कई स्कूल्स कह लीजिए उसको, कई मुख्तलिफ मकातिब कह लीजिए, बल्कि आप लोगों की इस्तिलाह में तो इस तरह का ही है। लेकिन ये कि उसकी भी मुख्तलिफ अक़साम है, तो वो है फी नफ्सी जापानी। सही सही सही। ठीक। अच्छा, इसमें आप लोग जब ये भाई तो बड़ा ख़तरनाक, जो मैंने आप लोगों का बराह रास्त भी देखा और वीडियोस में, तो बंदे को डर ही लगता है यार इसके। आप लोग को चीज़ें पहन के करते जाए, लेकिन जो बंदा ये सीखते हो तो बहुत ख़तरनाक बन सकता है माशरे में। अगर कोई लूट मार करना चाहे, किसी को नुकसान, तो आप लोगों को कोई अखलाकी तालीम भी दी जाती है इस खेल को सीखते हुए? जी जी बिल्कुल। या खुला छोड़ दिया जाता तो ज़्यादातर ये जो रिवायती मार्शल आर्ट्स यानी ट्रेडिशनल जिनको कहेंगे, इसमें फ़र्क ये है कि दूसरों से कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स वो जिनकी एक कदीम रिवायत है, कुछ अरसे से, यानी कि काफ़ी कई हज़ारों साल से जो सिखाए जा रहे हैं, या उनकी कुछ इब्तदाई शक्लें थी जो कि फिर आज इर्तिका करके वो बन गई हैं जो आज है हमारे पास। उनकी जो उनमें ज़्यादातर अक्सर के साथ एक यानी कि एथिक्स कहिए, मॉरल्स कहिए, ये सिखाए जाते हैं उनके शागिर्दों को, और साथ में उनके एक फ़लसफ़ा भी जुड़ा हुआ होता है जिसको वो लोग फ़लसफ़ा कहते हैं, यानी कि एक तरीक़ाकार उसके साथ
यानी कि मुंसलिक होता है कि उसमें एथिक्स और मॉरल्स के साथ साथ वो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका या जो उसको आप कहिए, ये चीज़ें उनके साथ अक्सर मार्शल आर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं। सही सही। नहीं तो आप लोगों को कोई बाकायदा टीचर्स जो आपके सिखाने वाले लोग, ये कोई इस तरह तालीम देते हैं कि भाई ये सिर्फ दिफा के लिए है, या एक आप लोगों को अपना एक ज़ौक़ का शौक़ है उसकी तस्कीन के लिए, इसके थ्रू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इस तरह की कोई तरह मतलब बात की जाती है या नहीं, या बस ठीक है? ये तो खैर अब दर हकीकत अपना तजुर्बा क्या आपको दर हकीकत तो ये जो सिखाने वाला उसके अपने ऊपर, ये जाहिर है जैसा सिखाने वाला होगा उसी के जैसे शागिर्द होंगे उसके। अच्छा। लेकिन हमेशा ये सिखाया जाता है कि जिस तरह आपने कहा कि अव्वल तो अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना, किसी कमज़ोर को और किसी बेकसूर को नुकसान नहीं देना इसके ज़रिए, और दूसरी चीज़ ये कि क्या नाम है उस चीज़ का, एक तो ये कि किसी और को नुकसान नहीं देना, दूसरा ये कि इसके अलावा माशरे के अंदर फसाद का ज़रिया नहीं बनना, और दीगर इस तरह की तालीमात बहुत सारी मौजूद हैं। वालिदैन का एहतराम और अपने साथियों का एहतराम और अपने दोस्तों अहबाबों का ख्याल रखना, और मतलब है कि वफ़ादारी, और इस तरह के कई यानी कि वो चीज़ें हैं कि जब छोटे थे, वो जब अलग अलग बेल्ट्स के दर्जात से गुजरते थे तो वो हमें सिखाते थे साथ साथ कि भाई ये जो है ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। वो फिर हमें बाकायदा कभी से जब प्रैक्टिस में खड़े होते थे बुलवाते भी थे कभी कभी हमसे। इस तरह भी था। अच्छा, दूसरा ही जो आप लोग जब मुकाबले करते हैं जी, और उसमें ऐसे हर बच्चे ने या हर बंदे ने जीतने की ही नीयत से वो खेलता है। हाँ जी। तो उसकी भी कोई आप लोगों को अखलाकी तालीम ये दी जाती है कि ऐसी जगह नहीं मारना जिससे उसको चोट पहुंचे, नाक की हड्डी टूट जाए, आंख फूट जाए, या कोई और, ये सिखाया जाता है? अब इसमें जाहिर है कि वो छोड़ते हैं आप लोग। ताइक्वांडो के अंदर दो पहल तीन, जहाँ तक मुकाबले की बात है, अगर मैं इसकी तफसील में जाता हूँ तो वो ये है कि तो 3 तरह के मुकाबले होते हैं ज़्यादातर, जिसमें एक तो होता है क्योरोगी, यानी कि जिसको कोरियन में कहते हैं स्पारिंग, जिसको हम लोग कहते हैं आपस में लड़ना दो लोगों का। ये पहला तरह का मुकाबला है। दूसरा वो मुकाबला जो होता है वो पुमसे कहलाता है। पुमसे यानी कि वो इंग्लिश में उसका तर्जुमा फॉर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, कुछ आपने चीज़ें करके दिखानी होती हैं जिसके ऊपर फिर आपको यानी कि मार्क्स मिलते हैं, उसकी बुनियाद पर फिर आपको जिताया जाता है। और तीसरा है कि वो आपकी बोर्ड ब्रेकिंग या लकड़ी का ब्रेक करना, यानी कि लकड़ी या कोई और चीज़ उसको तोड़ के दिखाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसके भी मुकाबले होते हैं लेकिन यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पे तो कम ही है। अच्छा। तो वो ये कि किस तरह आपने अपनी हाथ से तोड़ के दिखाया है, लात से तोड़ के दिखाया है, या दीगर तरीक़ों से उसका भी मुज़ाहिरा करते हैं। और चौथी एक और पहलू है ताइक्वांडो का, वो सेल्फ डिफेंस का है, यानी कि अपना खुद का दिफा। यानी कि एक तो जो खेल की या रूल्स वाली जो हमारी आपस में फ़ाइट होती है, उसके अलावा अगर आपको किसी रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर यानी कि अपना दिफा करना पड़ जाए, वो किस तरह करना होगा, वो दीगर टेक्निक्स के ज़रिए, तो वो भी सिखाया जाता है साथ साथ में। अच्छा। सेल्फ डिफेंस यानी कि सिर्फ लातों और यानी हाथ के ज़रिए नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कोई अगर आपको तरीका अपनाना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ जो असली लड़ाई होती है यानी कि वो रूल्स में मुश्तमिल तो होती नहीं है। अगर आपको कहीं अपना दिफा करना पड़ जाए रोज़ की ज़िंदगी में कहीं, तो उसकी वजह से वो भी सिखाया जाता है साथ में। तो जहाँ तक ये स्पारिंग की बात है या फ़ाइट की बात है, जिसको हम लोग मैच कहते हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उन्होंने रूल्स मुतय्यन किए होते हैं कि भाई आपने ताइक्वांडो में ये है कि आप अपनी बेल्ट, जो हमारा यूनिफॉर्म होता है जिसको दोबोक कहते हैं कोरियन के अंदर, वो अगर हमने पहना होता है तो उसके अंदर बेल्ट से नीचे मारने की इजाज़त नहीं होती। चेस्ट गार्ड दिया होता है और हेड गार्ड दिया होता है। तो चेस्ट गार्ड पर किक मारनी होती है, उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 2 पॉइंट उसके हैं। सर पे किक मारने के 3 पॉइंट है। घूम के किक मारने के 4 पॉइंट है बॉडी पे। घूम के फेस पे किक मारने के 5 पॉइंट है। और किसी को जिस्म पे पंच मारने के 1 पॉइंट है। जिस्म पे पंच मारने की इजाज़त है, मुंह पे मारने की इजाज़त नहीं है। सही। अच्छा। और लात जो है आप जिस्म पे मार सकते हो, यानी कि बेल्ट से ऊपर वाले हिस्से पे कहीं भी, और चेहरे पे मार सकते हैं लात। ये आपकी इसके रूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ करेंगे तो आपको माइनस भी दिया जाएगा, आपके पॉइंट्स हज़फ भी किए जाएंगे, और अगर आप बार बार वो चीज़ करें तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। सही। और मैच शुरू करने से पहले, और बल्कि ताइक्वांडो की हर चीज़ करना शुरू करने से पहले, कोरियन तहजीब का तो हिस्सा ही है, और ताइक्वांडो का भी हिस्सा, चूँकि कोरियंस का ही खेल है, वो उन्होंने इसको इसका हिस्सा बनाया है। क्या आपको बाव करना पड़ता है, यानी झुकना पड़ता है अपने हर
अपोनेंट की तरफ झुकना कहिए, जो कुछ भी कहिए उसको। हाँ, ठीक है। एक ऐसे जो करता जी बिल्कुल, एक ये इज्जत की अलामत है। या आपस में यानी कि दो हरीफ भी जब सामने आते हैं तो वो एक आपस में रिस्पेक्ट की अलामत है कि जी हम लोग अपने एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इससे पहले भी, दौरान इसके भी और बाद इसके भी। और ये सिर्फ एक खेल है बस, यानी ये बताना कोई सीरियस वो नहीं है कि हम एक दूसरे के नहीं, दुश्मन और नुकसान वाली बात तो नहीं, हो तो लड़ाई ही रही है ना। लेकिन ये कि लेकिन उस लड़ाई में ना, जैसे लड़ाई के फॉर्म में आप लोग गले मिलते हैं एक दूसरे को, जो जीत गया उसको मुबारकबाद भी देते हैं, हारने वाला हारने के बाद, लड़ाई खत्म होने, मैच खत्म होने के बाद दोबारा यानी कि आप चाहें तो दोस्ती करें ना करें, मिले ना मिले, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो रूल्स जो इस तरह बताए जाते हैं, शुरू में तो इब्तदा भी बाव से होती है और इख्तिताम भी उसूलन बाव से होना चाहिए। बाकी ये कि इसके ऊपर इतना इसरार नहीं है, लेकिन ये कि इब्तदा तो होती ही है आपकी बाव के साथ। यानी ये मुस्तहब है इख्तिताम पे बाव, इस तरह कहिए एंड पे अगर किया जाए तो बेहतर है। शुरू में करना वाजिब है, हाँ बस ऐसे समझिए। इख्तिताम पे जो है ना वो मुस्तहब है, भाई आप करें तो बहुत अच्छा, इसके नहीं तो कोई जुर्माना नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब ये रेफरी जो होता है बीच में, इसके ऊपर है कि वो अगर आपको कितना इस बात पे इसरार करे। बाकी ये कि होता है। और जहाँ तक पुमसे की बात है, जिसमें जो आप अपनी बाकी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किक्स वगैरह को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब दिखाते हैं तो उसमें तो समझे तक वाजिब ही समझा जाता है, वरना उसमें पॉइंट्स हज़फ किए जाते हैं आपके। नहीं, बहुत अच्छा भाई हमजा। ये तो ये जितने तुम्हारे खेलने वाले आम लड़के, ये लड़कियां भी इसमें हिस्सा लेती है जी, तो उन सबको भी ये सारी तफसीलात पता होती है, इसकी फ़िलासफ़ी, मकसद क्या है, ये बॉम्बे क्या शोम्बे, सारे नाम आपने लिए हो मतलब, और इसके पूरे पर्पस और क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसका ये सबको पता होता है। मतलब आम तौर पर ये आम तौर पे मुतालिए से हुआ ये। हमारे असातिज़ा का भी, यानी डॉक्टर बाबर मतीन साहब, नदीम इस्फ़हानी साहब और अखुंज़ादा साहब, ये मेरे 3 असातिज़ा रहे हैं। अच्छा। तो इन लोगों की वजह से भी यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं। सही सही। उसके अलावा ये कि क्या नाम है उस चीज़ का, आजकल थोड़ा चूँकि ओलंपिक्स में आने के बाद से ताइक्वांडो का जो रुझान है वो एक यानी कि खेल की तरफ ज़्यादा हो गया है, तो इसको एक महज यानी कि खेल की तरह ट्रीट किया जाने लग पड़ा है गुज़िश्ता काफ़ी सालों में। सही सही सही। लिहाजा ये फिर हर उस्ताद की अपनी यानी कि इनफरादी वो एक है कि वो कितना अपने शागिर्दों तक ये चीज़ नशर करे और कितना उसको ख़ुद भी मालूम है। लेकिन आम तौर पे बाहर मुल्क वगैरह में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं इब्तदाई लेवल पे। फिर उसके बाद जब यानी कि उस तरह आप तखस्सुस कहिए कि क्या कहिए कि अगर बंदा खेल में इख्तियार कर लेता है, ख़ास तौर पर अगर ये स्पारिंग में आ जाता है, यानी कि फ़ाइट में आ जाता है या पुमजे में चला जाता है, तो फिर उसके बाद इन चीज़ों पे तवज्जो कम होती है, आपकी अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा तवज्जो होता है सारा वक्त। सही। लेकिन ये कि बुनियादी चीज़ें तो सबको सिखाई जाती हैं जब वो ताइक्वांडो में दाखिला लेते हैं। बाकी उसके ऊपर कितना बंदा याद रखे और उसके बाद मजीद उसके ऊपर कितना मुताला करे, उसके अपने ऊपर है। सही सही, बहुत अच्छा। अच्छा मतलब आप ये बताएं, आपको इस खेल की तरफ कैसे रुझान हुआ, दिलचस्पी खुद आए, कोई लाया आपको वालिदैन की तरफ से, क्या वो था आपका अंदर? शुरू करने की हद तक तो ये था कि दादा ने हमें बहुत छोटी उम्र में इसमें डाल दिया था। अच्छा। और हम लोग बस वो बतौर एक आदत यानी कि मसरूफियत थी, हफ्ते में 2 दिन जाना। नहीं तो दादा का खुद भी इससे ताल्लुक था क्या? नहीं, दादा का खुद ताल्लुक नहीं था। अच्छा। हमारे क्लब में होता था ये। सही। दादा को अपनी जवानी में बस ये कि खेलों का और इन सब चीज़ों का शौक था। कुश्ती भी की उन्होंने जवानी में, मतलब ये कि यानी कि, और बाकी स्क्वाश वगैरह और इस तरह की गोल्फ और बाकी ये कि इन चीज़ों का उनको शौक था बहुत। ख़ास तौर पर गोल्फ वगैरह भी उन्होंने खेली अपनी जवानी में। लेकिन उनको हमारे लिए यानी कि बतौर वैसे कोई हेल्थी एक्टिविटी या कोई अच्छी चीज़ उनने चाहा कि इसमें डालें, तो वो कोई ख़ास इरादे के तहत नहीं डाला था, बस इसीलिए कि कोई मसरूफियत रहे बच्चों की अच्छी। फिर आपको खुद इससे बहुत दिलचस्पी हुई, शौक हुआ? बहुत अरसे तक तो छोटे थे तो हम बस एक आदत के तहत एक यानी कि चल रही थी एक चीज़ तो कर रहे थे। जब थोड़ा यानी कि इस तरह कहिए कि जब थोड़ा बड़ा हो गए उम्र में, तो उस वक़्त जो है ये आपका शौक़ भी थोड़ा बढ़ा। और उसके अलावा ये कि इन खेलों का वैसे ही मुझे थोड़ा शौक़ बढ़ने लग गया। टीवी पे भी मैंने देखा ये आपके क्या नाम है उस चीज़ का, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मैच आते थे। WWE का भी मुझे बहुत शौक़ हो गया बीच में, वो भी मैंने बहुत देखी, उससे भी मुझे शौक़ हुआ। हालांकि वो थोड़ा सा यानी कि इससे हट कर है, मार्शल आर्ट्स की तरह तो नहीं है, अलबत्ता रेसलिंग जो है, लेकिन है उसमें भी लड़ाई का एक पहलू, लड़ाई की तरह ही है बल्कि वो।
तो उसकी वजह से मुझे भी शौक हुआ। फिर ये आपके दूसरी चीज़ें आती थी टीवी पे, UFC वगैरह आता था, मार्शल आर्ट्स वगैरह, इनको देख के मुझे शौक हुआ। तो फिर उसके बाद से मैंने मज़ीद इसके अंदर जो है यानी कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करना शुरू की, और थोड़ा ये कि सीरियस कहें यानी कि उस वक्त से हुआ हूँ। फिर मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा यानी अंदर से मुतालिबा है ये करने का, बड़े शौक ज़ौक़ से करता है, कोई दबाव बैरूनी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कुछ भी। और वालिदैन की तरफ से मुकम्मल आपको सपोर्ट हासिल रहा? शुरुआत में शायद नहीं, थोड़ी ये कि जब 2016 में पहली दफ़ा मैंने जो है नेशनल मुकाबला खेला था अपना, और उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था पहली मरतबा। तो उस दौरान जो है वो वालिदैन की तरफ से पढ़ाई, वालिद वगैरह की तरफ से पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ज़ोर था, इसकी तरफ कम था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मेरा ख्याल है उन्होंने मेरा, बल्कि मेरे ख़ास तौर पे मेरे भाई का, जो जिनका जिक्र करना चाहिए मुझे, तैमूर, वो भी नेशनल चैम्पियन रहा, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी वगैरह की वजह से उसने खेल छोड़ दिया, वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ है। उसकी वजह से उनका शौक़ ज़्यादा बढ़ा, और उन्होंने हमारा शौक़ भी देखा, दोनों का शौक़ यानी कि उसका भी और मेरा भी। और उसके बाद से उन्होंने फिर हमें मज़ीद इसमें यानी कि सपोर्ट करना शुरू की कि तुम लोग इसमें हिस्सा लो, नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे। सही। यानी आप ये जो खेल वगैरह और बाकी भी जो क्रिकेटर बनते हैं या हॉकी वाले, ये बड़े मुकाबलों में जाने वाले, एक तो होता है अपने सेहत को बेहतर रखने के लिए किसी न किसी खेल में हिस्सा लेना, वो आप दिन में 1-2 घंटे दे दिए बट ठीक है। एक है जो बाकायदा आप उसके मुतखस्सिस बन के और मुकाबलों में, तो आपके ख्याल में ये कुल वक्ती काम है, यानी ये कोई, अगर हम ये कहें पार्ट टाइम कर ले तो उसमें इतना कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, या आप बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं। ये आपकी अपनी यानी कि गोल्स के ऊपर है, यानी कि आप किस मंजिल तक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसमें। नेशनल लेवल तक, अब अगर आप यानी कि कराची की सतह तक हासिल करना चाहते हैं, या आप सिंध की सतह तक हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सतह तक हासिल करना चाहते हैं, बर्राए एशिया की तक करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में हासिल करना चाहते हैं, ये फिर उस लिहाज से आपका वक्त यानी और आपको कितनी उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़ती जाएगी। और उसकी अच्छी यानी कि मिसाल वो ये है कि आप उन लोगों की तरफ देख लीजिए, यानी कि अगर इंसान इसका सिंपल सा एक तरीका देखना चाहता है कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है, उन लोगों की तरफ देख लीजिए जो दौरे यानी इस वक्त के वर्ल्ड चैम्पियन या ओलंपिक के चैम्पियन या एशियन चैम्पियन जो भी हैं, तो वो दिन में कितना घंटे इसको वक्त करते हैं, कितना घंटा देते हैं? आम तौर पे सुबह 2 घंटे, जब मैं ट्रेनिंग के लिए कैंप में होता हूँ तो हमारी सुबह में 2 घंटे होती है, शाम में 2 घंटे होती है। अच्छा। 4 घंटे तो मुस्तकिल कम से कम होती है, और अगर उसके अलावा मज़ीद की ज़रूरत पड़ती है तो किसी को करनी होती है तो वो ख़ुद से भी और मज़ीद कर सकता है। तो 1 घंटे यानी कि दिन में 4 से 5 घंटे तो मुस्तकिल होते ही हैं। सही। और ये हमारे अपने कोच उस्ताद यूसुफ करामी का तरीक़ाकार है जिस पे हमें वो चलाते हैं, वरना जो कि ख़ुद जो है वो ईरानी है और ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल भी हुए हैं, और 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं, 2 दफ़ा वर्ल्ड में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, 4 दफ़ा वो एशियन चैम्पियन हुए हैं। तो ईरान के बड़े नामों में शुमार होते हैं वो खेलों में। तो वो 2.5-3 साल से गुज़िश्ता हमारे कोच है तकरीबन पाकिस्तान टीम के। तो उनका तरीक़ाकार तो यही कि सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे करवाते हैं। अमूमन इससे ज़्यादा भी होती है, दूसरे कोचेज़, दूसरे ममालिक के कोचेज़ का हमने देखा है कि सुबह दोपहर शाम भी करवाते हैं। तो एक कोरियंस बिलखुसूस यानी कि आप 3-3 टाइम भी करवाते हैं दिन में वर्जिश। आपकी कोरियन भी कोई है कोच? कोरियन हमारे पुमजे टीम के कोच हैं जी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। फाइटर्स के कोच नहीं, वो पुमजे टीम को करवाते हैं। तो वो लोग दिन में 3-3 दफ़ा भी करते हैं, और सुबह 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, इस तरह भी करते हैं। तो हम लोग 12 लेके 4 से 5 घंटे तो लाजमी, और उसके अलावा अगर कोई खुद से चाहे तो मज़ीद वो कर सकता है। ये जो इस तरह आपने मुझसे सवाल जो किया था, कि सवाल की तरफ वापस आते हुए कि आपने कहा कि ये कुल आपके ख्याल से कुल वक्ती काम है, या मतलब ये इंसान अगर इसमें जिस तरह मैंने कहा कि ये आपकी सतह किस मंजिल तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जाहिर है कि हर मुल्क के लिहाज से अलग भी है। कुछ मुल्कों में ताइक्वांडो का लेवल इतना ऊपर नहीं है, तो आप वक्ती तौर पे उसको यानी कि आप सारा वक्त अपना ना भी दें तो फिर आप एक अच्छी सतह तक पहुंच सकते हैं। कराची यानी सूबाई या नेशनल लेवल तक भी आप जा सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी लोग करते हैं। कुल वक्ती काम किसी का नहीं है यहाँ पे जो सूबाई लेवल पे खेलने वाला है या नेशनल लेवल पे खेलने वाला है। उसके बाद इंटरनेशनल सतह पे, एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हासिल करने के लिए आपको कुछ
अगर आपने कोई तमगा हासिल करना है तो उसके लिए कुल वक्ती काम है और बहुत मेहनत का काम है। और इसमें खुराक शराक का कोई ख़ास इंतज़ाम रखना पड़ता है? ठीक है, खुराक का ये कि इंतज़ाम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है कि खुराक अच्छी होगी तो इंसान का जिस्म जो है वो फिर उसके बाद इस काबिल होगा कि वो उस सख्त ट्रेनिंग से गुज़र सके जिसके ज़रिए उसको यानी कि वो इस काबिल होगा कि वो रिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे। और उसके अलावा ये कि वो ना तो सिर्फ ये कि तैयार हो बल्कि जब वो ट्रेनिंग से वापस आए तो वो दोबारा उसका जिस्म जो है वो अच्छी खुराक के ही ज़रिए दोबारा इस काबिल होगा कि वो जो है आपका दोबारा ट्रेनिंग करने के लायक हो। और इसके अलावा इसमें चूँकि वज़न वेट की कैटेगरियाँ होती हैं तो अक्सर और बेशतर प्लेयरों को अपने वज़न का ख्याल करना पड़ता है, लिहाजा उनको फिर ख़ास तरह की खुराक दी जाती है। मतलूब यही है, बाकी ये कि क्या दस्तयाब है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि बेहतर यही है कि उनको ख़ास तरह की खुराक दी जाए जिससे उनका वज़न कम हो या उतना ही रहे, या उनको अगर बढ़ाने की ज़रूरत है कभी कभी वो भी हो सके। सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू हमजा साहब। अच्छा ये बताएं कि हम जैसे कुछ स्पोर्ट्स में देखते हैं ना, उनको बड़ी अहमियत है और बड़ा उसके चर्चा और अवाम में भी और ख़वास में भी, और फिर उसमें बड़े उसमें पैसे भी है। एक क्रिकेट हमारे ख़ास जो हम देखते हैं या ओलंपिक्स वगैरह में कुछ, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे या बैनुल-अक़वामी सतह पर ताइक्वांडो की क्या वो है, ये हर मुल्क में है इस वक्त? ओलंपिक्स में आने के बाद से तो इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा। यानी कि अगर उससे पहले भी थी अगरचे, लेकिन ओलंपिक्स में आने के बाद ओलंपिक्स में जो भी कोई खेल आता है ना, उसका एक ये साइड इफ़ेक्ट कहिए या उसका एक अच्छा नतीजा कहिए कि हर मुल्क, ज़्यादातर जो तरक्की याफ्ता कम से कम जो ममालिक हैं, वो उसको अपने, अगर उनके पास नहीं भी होता, अच्छा, या उनके यहाँ इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं भी होती तो इस बुनियाद पे वो इसको अहमियत देने लगता है। मैंने अमूमन देखा है, बाकी ये कि हर मुल्क ज़ाहिर है कि एक जैसा नहीं होगा, लेकिन ये कि ज़्यादातर बड़े ममालिक, ख़ास तौर पे रूस हो गया, चाइना हो गया, USA हो गया, तो ये उसको अहमियत देना शुरू करते हैं, यानी कि अपने सरकारी प्रोग्रामों में इसका शुमार कर लेते हैं इसको भी, और उसके बाद फिर इसका इनके मुकाबले वगैरह हर चीज़ का सिलसिला उनके पास होता है। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में तो सरकारी लिहाज से कोई सरपरस्ती और ये कोई? पाकिस्तान में ताइक्वांडो तो बहुत पहले आया था, आज से तकरीबन ये कि 70 की दिहाई में पाकिस्तान में इसका यानी कि शुरुआत हुई थी। सही। फिर ये कि इसकी फ़िलहाल तो और काफ़ी बहुत अरसे से ये कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ही शुमार होता है बहुत सारे खेलों के साथ। जहाँ तक सरकारी सरपरस्ती की बात है, वो ये है कि सरकारी इदारा मौजूद है PSB, और उसके अंडर पे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, सही, जो कि इस खेल की पाकिस्तान में जितनी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसकी जिम्मेदार है वो। सही। तो अब अगर आप सरपरस्ती की बात करेंगे कि सरकार की तरफ से कितनी सरपरस्ती है, वो ये कि ज़्यादातर जिस तरह मुल्क में खेलों का हाल है क्रिकेट के अलावा, तो तकरीबन ताइक्वांडो का भी वैसा ही हाल है कि उसकी वो ख़ास सरकार की तरफ से ख़ास सरपरस्ती कोई नहीं है। जो बाकी खेलों को तकरीबन जो भी फंडिंग वगैरह मिलती है जिस तरह भी है, ताइक्वांडो को भी तकरीबन वही यानी कि सूरत हाल है। नहीं तो कौन से मुल्क आपने अभी तक जो देखा ना, जितने आप कह सकते हैं यार ये आइडियल है इस खेल के हवाले से, इक़दामात, सहूलियात और सब कुछ? कोरियन देखते हैं, जापान का है, ईरान है, क्या? कोरिया का तो ज़ाहिर है चूँकि कौमी मार्शल आर्ट है, कौमी खेल भी शायद है कि नहीं, गालिबन हो सकता है ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है। तो ज़ाहिर है कि वहाँ तो बेतहाशा सहूलियात फराहम है उन लोगों को, और मतलब है कि हर जगह यानी कि इसका प्रचार है। और तो वो तो खैर एक बिल्कुल ही यानी कि मिसाली कहिए कि मिसाली से भी ज़्यादा आगे। अच्छा। क्योंकि वो जितना वहाँ पे प्रचार है, ज़ाहिर है कि हर मुल्क में उतना नहीं होगा। अलबत्ता दुनिया भर से लोग कोरिया ही जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए ज़्यादातर। अब हालांकि रुझान थोड़ा सा बदली हुआ है इस हवाले से गुज़िश्ता सालों में, लेकिन अभी भी ज़्यादातर यही है कि दुनिया भर जो है वो कोरिया जाती है ट्रेनिंग करने के लिए। वजह इसकी है कि वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम है इस चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा प्लेयर मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त। लेकिन कोरिया के अलावा जिस तरह बाकी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अब इसको अपना, रूस ले लीजिए आप, उसके ईरान में इसका बहुत प्रचार है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी जिनमें अच्छी सतह पे
किया जाता है, और वहाँ पे इसके क्या नाम है उस चीज़ का सहूलियात भी अच्छी हैं इसके लिए फराम। और आपका ये चाइना वगैरह हो गया आपका, इसके अलावा ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान इसमें बहुत नामवर हो गया पिछले सालों में, कज़ाकिस्तान बहुत अच्छा है इस हवाले से। दुनिया की बेशतर कंट्रीज़ में, यानी कि साउथ अमेरिका में भी कई ममालिक अच्छे हैं इसमें, तो हर जगह यानी कि इसके लिए अच्छी सहूलियात फराहम है। जिन जिन मुल्कों में ओलंपिक स्पोर्ट्स की अहमियत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर वहाँ पे ज़्यादा। सही सही। तो आप यहाँ पर आपने ख़ुद बचपन से इसमें, फिर अब तो आप इंटरनेशनल सारे मुकाबलों में आप हिस्सा लेते हैं, तो ले पानी जी, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या मुश्किलात हैं लोगों के लिए जो इस तरफ आना चाहते हैं? ख़ुद आपने किन मुश्किलात का सामना किया और यहाँ तक आप पहुँचे माशाल्लाह से? पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी यानी कि लिहाज से दोनों मुश्किलात मौजूद हैं। बाहर मुल्क भी कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जो यहाँ पे हैं। अव्वल तो सबसे पहले अगर आप उस लिहाज से बात कर रहे हैं कि यानी खेल में कोई अगर ये कि इस नियत से आए कि सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस करना है, बल्कि आप उस हवाले से बात कर रहे हैं कि खेल के मुकाबलों में हिस्सा लेके तमगे लेना और जीतना, तो उस हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो, या कोई शौक़ भी चलो ज़रा उसको होता है अरे मुझे ज़रा शौक़ है कराटे का या टाइक्वांडो, तो उसमें वो किसी जगह ट्रेनिंग के लिए जाना चाहें, तो इस हवाले से मुश्किलात। जहाँ तक शौक़ की बात है उसमें ये कि ज़ाहिर है कि कुछ अगर किसी की किसी जगह चीज़ में हिस्सा लेना है, उसकी भाई क्लबों में आमतौर पे ये कराया जाता है, तो इसकी फ़ीस वगैरह होती है, और फिर वो अगर किसी ने करना है तो ज़ाहिर है उसको फिर ख़र्चा वगैरह थोड़ा बहुत तो अपनी ज़ात पे करना पड़ेगा। इसका अलग क्लब बने हुए हर सूबे में, हर शहर में? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, हर जगह ज़्यादातर क्लबों में होता है, पार्कों में भी लोग करवाते होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी अपनी जगह आजकल ज़्यादा है मौजूद। सही। यानी कि जहाँ पे मैट वगैरह डाल के एक बाकायदा जगह बनाई जाती है, लेकिन हर जगह कराया जाता है, पार्कों में, क्लबों में, स्कूलों में बहुत ज़्यादा। तो अगर जहाँ तक शौक़ की हद तक की बात है तो जाहिर है कि इंसान को अगर उसमें हिस्सा लेना है तो थोड़ा ख़र्चा, यानी कि उसका जो आपका ड्रेस होता है वो उसको ख़रीदने के लिए, बाकी ये कि अपना क्लब की जो फ़ीस वगैरह अगर कुछ है तो वो देने के लिए इन चीज़ों की हद तक ख़र्चा करना पड़ेगा। और बहुत सारे क्लब्स ऐसे भी मौजूद हैं, मेरा अपना क्लब भी ऐसा ही है कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बच्चों को सिखाता है। अच्छा। तो नहीं, आपका क्या अपना ज़ाती जो क्लब? जहाँ से मैं सीखा हूँ। कहाँ ये अभी फ़िलहाल जो मेरा उस्ताद जो करवाते हैं कय्यूमाबाद के, ये आपके ब्रिजेस कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे हम लोगों का। अच्छा, तो फ्री होता है जी? कोई उनकी फ़ीस? और नहीं, उन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी। क्यों? वो उनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं, ये उनकी अपनी ज़ात की तरफ से। अच्छा। जी। तो क्या नाम है उस चीज़ का, कय्यूमाबाद का जो ब्रिज है उसके नीचे हम लोग का फिलहाल क्लब मौजूद है। तो वहाँ सहूलियात जो ज़रूरत है इस काम के लिए वो सब मौजूद होती है? जितना हासिल है उतना ही ये कि फ़िलहाल, लेकिन ये कि जो उस्ताद खुद हैं और वो जो उनके कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो सिखाते हैं वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बाकी ये कि ज़ाहिर है कि जिसको यूनिफॉर्म की ज़रूरत है या जिसको और किसी चीज़ बेल्ट वगैरह की ज़रूरत है, तो वो अगर उसके लिए ख़र्चा खुद से कर सके या कोई और करे या जिस तरह भी हो, वो फिर उसकी अपने हद तक है। तो ये तो शौक़ की हद तक की बात हो गई कि अगर किसी ने शौक़ की हद तक करना है तो ये इसके लिए रास्ते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इस हवाले से काफ़ी रास्ते मौजूद हैं। बाहर मुल्क तो ये कि ज़्यादातर चूँकि लोगों की कमाई का ज़रिया होता है ये, यानी कि यहाँ पे भी है, लेकिन बाहर भी चूँकि लोग फिर इसमें और चीज़ें शामिल हो जाती हैं, क्लब वगैरह जो वहाँ पे जो होता है चलाते हैं, तो वहाँ पे फिर फ़ीस वगैरह का थोड़ा सा मामला जो है ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान वगैरह के। ये तो शौक़ की हद तक की बात हो गई। अब अगर आपने आगे मुकाबलों में हिस्सा लेना है और मतलब कि कौमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे तमगे वगैरह जीतने हैं, तो फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जिसमें यह कि फिर अव्वल तो आपको इतना टाइम वक्फ करना पड़ेगा पहले कि आप खेलें, आप बग़ैर किसी माली परेशानी के, किसी और परेशानी के अलावा आप जो है ये दिन के 4-5 घंटे अपने ट्रेनिंग के लिए वक्फ कर सकें अव्वल तो पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा फिर आपकी खुराक दुरुस्त हो, उसके लिए ज़ाहिर है कि ख़र्चा एक होता है। इसके अलावा कुछ ये तो खुराक में या कोई ऐसे देसी घी और ये चीज़ें खानी पड़ती है, कोई ख़ास खुराक? आम खुराक हो, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि आपके जो पहलवानों के बारे में सुनते हैं हाँ जी बिल्कुल, तो वो फलाना उनको, तो वो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो किसी बुनियाद की तहत ही होता है ना वो काम भी।
तो ये आपका इसमें आप कह रहे जिस्मानी ताकत भी बहुत मतलूब है ना? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपस में एक दो लोगों का मुकाबला है जिसमें हर चीज के लिहाज से आपको अपने हरीफ पे जिस पहलू में एडवांटेज होगा, चाहे वो जहनी है, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो किसी लिहाज से भी है, वो आपके लिए एक फायदे का जरिया है, एडवांटेज है। तो ज़रूरी है कि आप जिस्मानी लिहाज से भी, जाहिर है कि ताकतवर होंगे तो आप सारी चीज़ें कर सकेंगे जिस चीज़ आपको ज़रूरत है। तो खुराक ये कि ख़ास से मुराद ये कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको मिल सके, जिसमें न्यूट्रिशन में फिर जाहिर है कि आपके कुछ पहलुआत होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कुछ पहलुआत से मुराद है कि यानी कि अलग अलग उसकी डिफरेंट किस्म अक़साम है, तो उसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास हो, प्रोटीन आपकी हो, डाइट में फैट्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये बैलेंस्ड एक यानी कि मुकम्मल डाइट यानी इसको कहें कि सही कहलाती है। तो ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर चूँकि गोश्त महंगा है, मुर्गी वगैरह महंगी है, तो जाहिर है कि क्या नाम है, प्रोटीन का शुमार अगर डाइट में कम होगा तो फिर इंसान का जिस्म जो है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकेगा, दुरुस्त नहीं हो सकेगा, ट्रेनिंग के बाद कमज़ोर हो जाएगा, और दीगर चीज़ें यानी कि इसकी मज़ीद तफसीलात हैं वो फिर न्यूट्रिशन साइंस में की बात हो जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा, बहुत तो ये तो न्यूट्रिशन की बात हो गई। माली परेशानी तो मैंने आपको कह दिया कि अगर एक शख्स 5 घंटे अपने दिन के इस चीज़ को वक्फ कर रहा है, अगर वो काम कर सकता है इसके साथ तो वेल एंड गुड। अगर वो इसके साथ, उसको नौकरी का मसला है, वो काम नहीं कर सकता या उसकी तालीम जारी है साथ में, तो फिर जाहिर है कि उसको कोई माशी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो या फिर बेहतर तरीका ये मेरा जो ख्याल है कि वो यही है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह, सरकारी डिपार्टमेंट्स भी इस खेल की बुनियाद पर जॉब देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं प्लेयरों को। जिस तरह मैं खुद आर्मी टीम का प्लेयर हूँ कॉन्ट्रैक्ट पर, पाकिस्तान आर्मी का। तो इससे फ़ायदा ये अगर पूछना था आपसे इस मामले में, चले जी, तो इब्तदाई थोड़ा सा वो ये कि फिर उससे फ़ायदा ये होता है कि जो प्लेयर होते हैं उनके पास एक वजीफ़ा कहिए या कोई एक यानी कि स्टाइपेंड मुकर्रर होता है, जिसकी वजह से वो फिर अब इन सारी परेशानियों से दूर होकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही। तो नहीं, ये तो सवाल आप, ये तो पूरी हो गई बात। ये बस ये तो मैंने आपको बुनियादी बिल्कुल बातें बता दी कि इन चीज़ों के बगैर तो उस तरह का खिलाड़ी नहीं तैयार हो सकता जिस सतह की आप बात कर रहे हैं। सही। बाकी उसके अलावा और दीगर चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल बुनियादी तौर पे तो ये कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो कौमी टीम में जो आप भी हैं, जो इस लोग इसमें शामिल होते हैं, तो इसका कोई पैमाना मुकर्रर भाई ये करने के बाद ये बंदा सिलेक्ट होगा, जैसे क्रिकेट टीम का होता है फलाना, और दूसरा इसकी कोई तादाद भी मुतय्यन है, और तीसरा ये है कि जो खिलाड़ी कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाता है तो उसको कोई मराहत, कोई वजीफा सरकार की तरफ से, कौमी ताइक्वांडो टीम, हाँ क्रिकेट टीम का शायद नहीं, मैंने कहा जिस तरह उसमें चीज़ें मिल रही जाती है ना, हाँ, कि सहूलियात है, वजीफा है, मतलब पैसे मिलते हैं, सब कुछ, तो मैंने कहा क्या उस तरह यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि आप उस कौमी ताइक्वांडो टीम में शामिल होने के बाद, उसमें पहुंचने के बाद जो कैसे पहुंचे क्रिकेट से मवाजना करना असल में थोड़ा सा ये मसले का बायस इसलिए बनता है कि क्रिकेट जो है उसका बोर्ड ही अलग है। एक तो अव्वल तो मुल्क में यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और फिर पाकिस्तान, आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खेल का बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तमाम बाकी जितने खेल हैं वो एक बोर्ड में। तो जहाँ तक तो टीम में आने की बात है कि ताइक्वांडो में पाकिस्तान के अंदर तो पैमाना यही कि नेशनल चैंपियनशिप होती है तकरीबन हर साल। अच्छा। यानी कि कौमी चैंपियनशिप, जिसमें आपकी सूबाई टीमें सारी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और आपका गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सब इसमें हिस्सा लेते हैं। और कोई मेरा ख्याल है कोई सूबा तो नहीं है, हाँ यही फिलहाल यही है, फिलहाल तो यही है। और आपके बाकी इसके अलावा डिपार्टमेंट्स हो गए, यानी कि जिन जिन की टीमें बनी हुई है ताइक्वांडो की, जिसमें आर्मी, वापडा, एयरफोर्स और आपका ये कि HEC, रेलवेज़, पुलिस और नेवी की शायद किसी ज़माने में थी, अब नहीं है। तो फ़िलहाल तो ये डिपार्टमेंट्स, 6 डिपार्टमेंट्स और 6 सूबे हैं, तो ये 12 टीमें हिस्सा लेती हैं इसमें। और बाकी और कोई डिपार्टमेंट्स की टीमें हैं नहीं, वरना और अगर होती तो वो भी लेती। सही। तो इसमें से जो अपनी अपनी कैटेगरी में वेट में, यानी स्पारिंग की बात कर रहा हूँ, तुरुगी की बात कर रहा हूँ, पुमजे दोनों के मुकाबले होते हैं इन दो चीज़ों के। इसमें अगर कोई हिस्सा लेगा और वो गोल्ड होगा तो वो फिर जाहिर है कि वो नेशनल टीम के लिए वो किया जाएगा, यानी कि मदऊ किया जाएगा कि जी आप नेशनल कैंप में आइए, यहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, आपको फिर इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए फिर आपको कंसिडर किया जाएगा।
सही। रही बात अगर तो आपकी के मजीद क्या सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है, तो वो ये कि जब वो नेशनल कैंप आ जाए वो शख्स, फिर हमारे जो गुज़िश्ता 2.5-3 साल से कोच हैं उस्ताद ग्रामी साहब, वो फिर ये कि मजीद उसका जायज़ा लेंगे, उसका ट्रेनिंग का, और उसकी यानी कि कितनी उसकी एबिलिटी है और क्या, फिर टीम की फाइनल सिलेक्शन उनके यहाँ से फिर यानी कि फेडरेशन के लोगों के साथ मिलके होती है। नहीं तो अब जैसे आप लोग बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई तादाद नहीं होती, बस कोई 50-100 भी ले गए, 10-20 कोई इस तरह होता है? कोई आदमियों में 8 वेट है, तो अगर हर वेट के हिसाब से, तो हर वेट के हिसाब से एक एक लड़का एक एक लड़की जा सकती है। अच्छा। बाकी ये कि ये मैं बात कर रहा हूँ, एक की तादाद महदूद है आपकी कॉन्टिनेंटल यानी कि बर्रा आसिया हो गया, अफ्रीका वगैरह हो गया, इनकी चैम्पियनशिप्स गेम्स हो गई, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में टाइक्वांडो तो नहीं लेकिन इस्लामिक गेम्स और दीगर गेम्स हो गई, साउथ एशियन गेम्स, तो इसमें एक खिलाड़ी एक वेट में एक मुल्क की तरफ से एक नुमाइंदगी करेगा। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो गई और ओलंपिक्स में अगर कोई क्वालिफाई हो जाए तो। लेकिन उसके अलावा जो है आपका क्या नाम है, ओपन दीगर मुकाबले भी होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप, ओपन चैम्पियनशिप्स। ओपन से मुराद देखिए जिसमें आप कोई एंट्री की तादाद के ऊपर वो नहीं है, एक मुल्क से 10 आए 20 आए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो सही, इसका एक पूरा सिस्टम मौजूद है, यानी कि वर्ल्ड टाइक्वांडो वो इदारा है जो इस पे भी अगर थोड़ी बात करता हुआ जाऊँ आगे तो बात थोड़ी सी लंबी हो रही, सॉरी, लेकिन ये 2 इदारे हैं। एक तो कुकीवॉन कहलाता है, ये कोरियन का लफ्ज़ है, एक इदारा सोल कोरिया में मौजूद है, वर्ल्ड टाइक्वांडो हेडक्वार्टर समझिए। तो टाइक्वांडो के जितने यानी कि आपके बुनियादी रूल्स हैं और ये कि टाइक्वांडो के हवाले से जो जो चीज़ें नई नई अपडेट होती है, जिसमें पुमसे वगैरह नए आते हैं, फॉर्म्स, अगर कोई सेल्फ डिफेंस की कोई नई चीज़ शुमार करनी है इन्होंने, और दीगर चीज़ें जो भी मार्शल आर्ट फी नफ्सी, मार्शल आर्ट टाइक्वांडो के हवाले से कोई चीज़ में तब्दीली या इजाफा करना होता है, वो कुकीवॉन की तरफ से आता है। और चूँकि टाइक्वांडो में बेल्ट्स होती हैं, यानी कि इब्तदाई बेल्ट वाइट, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, उसके बाद फिर ब्लैक बेल्ट जब बांधी जाती है आपको, तो ब्लैक बेल्ट में समझा जाता है कि आप इस काबिल हैं कि यानी बुनियादें आपने सीख ली हैं टाइक्वांडो की। उसके बाद ब्लैक बेल्ट में भी दर्जात हैं, फर्स्ट डान के बाद सेकंड डान है, सेकंड डान के बाद थर्ड डान के बाद फोर्थ डान। तो ये जो डान होता है इसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि कुकीवॉन के ज़रिए आता है, कुकीवॉन से आता है, और उससे यानी कि ये एक सनद होती है कि इस शख्स ने जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है इस बेल्ट के इस दर्जे तक पहुंचने के लिए उसने सीखी हुई है, और वो उसकी एक सनद होती है। तो कुकीवॉन का ये काम भी है। और ये 9 डान तक यानी कि ग्रैंड मास्टर जो कहलाते हैं, ग्रैंड मास्टर्स, जी बिल्कुल, बड़ी उम्र के जो यानी कि आप अशखास होते हैं, ख़ासतौर पे यानी कि 9 डान तकरीबन, यानी कि हर डान के दरमियान उतने ही साल लगते हैं, यानी कि फर्स्ट से सेकंड डान में जाने के लिए 2 साल, सेकंड से थर्ड डान जाने के लिए 3 साल। तो आप इस तरह अंदाजा लगाए कि 9 डान तक पहुँचते कितना अर्सा लग जाता है। तो वहाँ तक की सर्टिफिकेशन वगैरह ये कुकीवॉन का काम है। उसके अलावा कोर्स वगैरह करवाते हैं। ये बाकायदा जीएम कोई बाकायदा है इसमें ओहदे के नाम, या यानी ग्रैंड मास्टर अमूमन ये एक ओवरऑल मार्शल आर्ट्स में भी एक टर्म मौजूद है, लेकिन आमतौर पे यानी कि ग्रैंड मास्टर वो कि जी बड़ा यानी कि जो मास्टर होता है, सीनियर आदमी जो बहुत ज़्यादा, जिसने कि मुकम्मल यानी कि कहिए कि सारी उसने एक लंबा अरसा दिया, लंबा अरसा एक चीज उसको दिया हो, वक्फ किया हो, उसके बाद उसकी उम्र ज़्यादा हो, उसने एक लंबा अरसा उसको दिया हो, उसने मुकम्मल तौर पे यानी कि इसके सारे पहलुआत को मास्टर कर लिया, गिरफ्त कर लिया जिस चीज़ की, तो वो ग्रैंड मास्टर पे कहलाता है। फिर ज़्यादातर वो फिर ऊपर के डांस, ये 9 डान तक फिर आपको हासिल होता है, ज़्यादातर कहा ही जाता है कि भाई 9 डान जो तो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। तो क्योंकि हमारे भी एक दुआ सलाम वाले है ग्रैंड मास्टर, जी 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 बिल्कुल, तो वो अपने आप को कहते हैं। वो बाकी ये कि इसका जो पैमाना है वो असली परखने का वो ये क्या है, तो आपका जो कुकीवॉन की तरफ से डैन है वो कितना है, उसके अलावा आपकी खुद की कितनी उसके ऊपर यानी कि नॉलेज वगैरह है, और ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त। तो एक तो ये कुकीवॉन इदारा हो गया। दूसरा वर्ल्ड टाइक्वांडो है, जो कि ये कुकीवॉन तो टाइक्वांडो एज अ मार्शल आर्ट यानी कि इसके जितने पहलुआत और इसकी डैन की सर्टिफिकेशन वगैरह जो मैंने आपको बताई, जिस तरह तारुफ दिया आपको, वो करती है, इसकी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड टाइक्वांडो वो इदारा है जो दुनिया भर में जितने टाइक्वांडो के मुकाबले होते हैं, ओलंपिक टाइक्वांडो के, वो उनकी निगरानी करता है।
और उनके अंदर जो रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होती हैं और ये सारी चीज़ों की निगरानी और उन मुकाबलों को करवाना और उसमें रेफरियों की सर्टिफिकेशन वगैरह करना, ये वर्ल्ड ताइक्वांडो की जिम्मेदारी होती है। ठीक। तो सॉरी, आपके सवाल को अगर आप दोहराइए। भाई यही कह रहा था ना, बैनुल-अक़वामी जो उसमें जाने के लिए सारा, तो उसमें वर्ल्ड ताइक्वांडो के जहाँ तक, सॉरी जी बिल्कुल, जो वर्ल्ड ताइक्वांडो से जो बात निकली वो ये थी कि वर्ल्ड ताइक्वांडो के पे जितने मुकाबले होते हैं उसमें बहुत सारे ओपन मुकाबले भी होते हैं जिसमें जो चाहे वो हिस्सा ले सकता है। इसकी बुनियाद बस ये कि आपके पास वो कुकीवान की तरफ से ब्लैक बेल्ट का डैन सर्टिफिकेट हो और आपकी कौमी फेडरेशन में आपका WT का एक लाइसेंस बनता है, वो आपका बनवाया हुआ हो तो वो भी बन जाता है। उसके बाद आप आज़ाद हैं, अगर आप चाहें तो जाके इन ओपन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान हमारी अपनी टीम की कौमी टीम की बात है, उसमें कि सिलेक्शन होती है और फिर कौमी टीम की तरफ से लोग जो नामजद किए जाते हैं उनको फिर लेके जाया जाता है इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। सही सही, बहुत ये तरीकाकार। भाई बहुत भरपूर आपने चीज़ें बताई और मतलब इसमें हम तो सरसरी ये थोड़ी बहुत चीज़ें जानते थे, लेकिन आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ पता चला इसके मुतालिक। अच्छा, एक ये बताएं ना आप अपने ज़ाती उसके हवाले से कि आपके इस खेल के साथ फ़िलहाल क्या मशागिल हैं? थोड़ा सा तो मैंने शुरू में बताया, लेकिन आप थोड़ा यानी आपको हम क्या कहते हैं, आपको दिलचस्पियाँ क्या है, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरे ख्याल आपने तारुफ तो मेरा बहुत ज़्यादा वो तफसील से करवा ही दिया, हाँ, तो बस बताने की ज़रूरत रही नहीं। अच्छा, लेकिन कुछ रह नहीं गया। तकरीबन यही है कि बस एक तो ताइक्वांडो के अलावा मेरी क्या मसरूफियात वैसे रहती हैं और शौक़ क्या है आपको, चीज़ें क्या करने का और क्या शौक़ है? बागबानी का भी शौक़ है, जानवर पालने का शौक़ है, परिंदे पालने का शौक़ है, फिलहाल तो पढ़ने का शौक़ है, स्टडी में का शौक़ है, मुताले वगैरह का शौक़ है, महफिलें सजाने का शौक़ है, होता है ना इंसान को एक जी लोगों की होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना शौक़ है वो अगर आप इस तरह देख लीजिए तो कि मेरे एक दिन में मसरूफियत क्या रहती है, तो वो ये कि अगर तो सुबह वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद कि हमारे एक उस्ताद हैं शमसुद्दीन शिगरी साहब, उनके पास हम लोग कुछ वक्त गुजार लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है। ये कि अरबी भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से पढ़ी और उसके बाद फिर कुरान का तर्जुमा जिस तरह आपने पहले शुरू में तारुफ कराया उन्हीं से पढ़ते हैं। तो ये एक यानी कि मसरूफियत है मेरी। शौक़ भी है बिल्कुल दीनी उलूम की तरफ मेरा अपना ज़ाती शौक़ बहुत है कि मैं इनको सीखूं और इंशाल्लाह इरादा भी है कि यानी पूरे तरीके से इसको जो है इसमें पुख्तगी हासिल करें, यानी कि खेल के दौर गुजरने के बाद इंशाल्लाह ताला। और मौसीकी के क्या आपका वो है मशगला, उसमें भी आते हैं बिल्कुल। फिर उसके अलावा ये कि कुरान खुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यानी कि कुछ सिपारे हिफ्ज़ किए हैं, तो नाजरा वगैरह और ये मैं काफ़ी बचपन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शाम में मेरे कारी साहब उनसे मैं पढ़ा करता हूँ। ठीक। उसके अलावा ये कि आपका ये तो चलें जहाँ तक कुरान और दीन की बात हो गई, उस हवाले से इन चीज़ों का जो शौक़ है थोड़ा बहुत। बाकी ये कि किताबों वगैरह की कुछ पढ़ने की नाक़िस कोशिश की है माजी में, लेकिन नाकाम ही रही है कुछ हद तक। लेकिन ये कि एक वक्त में तो मुझे बहुत शौक़ था फिक्शन वगैरह, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का। आजकल थोड़ा कम हो गया है ये मोबाइल वगैरह के आने के बाद से, लेकिन अभी भी शौक़ है, वक्तन फ़वक्तन कभी पढ़ लेता हूँ, नॉवेल्स भी पढ़ लेता हूँ। और फिर ये कि दूसरे मौज़ूआत पे जो थोड़े से संजीदा मौज़ूआत हैं, यानी कि आपकी फ़लसफ़ा हो गया या फिर ये कि साइंस वगैरह पे भी कभी कभी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गया। सही। ख़ास तौर पे जब यूनिवर्सिटी में था उस वक़्त फ़लसफ़े वगैरह पे भी कुछ एक कोर्स किया था, तो उस दौरान भी ये कि बहुत फ़ायदा हुआ था, कुछ चीज़ों को मज़ीद मुताला करने का मौका मिला। तो उस वक़्त मुझे शौक़ बढ़ा थोड़ा सा, मैंने और मज़ीद चीज़ों को पढ़ना शुरू किया था। लेकिन उस वक्त से जब से थोड़ा सा खेल में ज़्यादा मसरूफ़ हो, उन चीज़ों को टाइम कम ही मिलता है। और बस अभी ये कि यूट्यूब वगैरह से भी कुछ अगर कोई चीज़ देखने का मौका मिल जाता है वो देख लेते होते हैं अक्सर। सही। ये तो इल्मी शौक़ वगैरह हो गए। फिर दोस्तों यारों के साथ थोड़ा गेम शेम खेलने का भी शौक़ था, वीडियो गेम्स वगैरह का, ये वो भी आजकल कम ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी एक अपना शौक़ रहा है। उसके अलावा दोस्तों यारों के साथ बैठना और गपशप वगैरह करना तो एक ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो मेरा भी एक शौक़ है दोस्तों के साथ उठने बैठने का। और जहाँ तक वो दूसरे खेलों की बात है, वो भी मैंने बास्केटबॉल वगैरह का मुझे शौक़ है और मुझे सीखने का भी यानी कि दिलचस्पी बहुत है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता ज़्यादातर अपनी मसरूफियात की वजह से।
और स्कूल में भी मैंने खेली है बास्केटबॉल। दीगर मार्शल आर्ट्स का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और इरादा है कि इंशाल्लाह ताइक्वांडो के बाद मैं उनमें भी हिस्सा लूँ। मैंने किक बॉक्सिंग भी की है कराची की सतह पे 2 साल बीच में, 2016, 17 और 18 का कुछ हिस्सा, और उसमें मैं 2 मुकाबले भी खेला, जीता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी इरादा है कि ताइक्वांडो के बाद मुमकिन है कि उनमें भी अपना हिस्सा लेके अपने आप को परखेंगे उसमें कैसे हैं। ज़बरदस्त। उसका भी बहुत शौक़ है मुझे, सारे मार्शल आर्ट्स का शौक़ है। तो एक तो ये, फिर जहाँ तक आपने मौसीकी की बात की तो मुझे कव्वाली वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बल्कि कव्वाली ही का शौक़ है खाली। आरिफाना कलाम और ये सारी चीज़ें मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ, और उसकी वजह से फिर कुछ ये कि चूँकि दीन, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ वगैरह की तरफ कुछ रुझान है, उस वजह से कव्वाली का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और उसमें फिर कव्वाली को सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जिसकी वजह से फिर मेरे जो है फिर उस्ताद से मेरा तारुफ हुआ मेरे फैमिली में किसी के ज़रिए। फिर मैंने ये सोचा कि उस फ़न को सीखना भी शुरू करें। तो मेरे उस्ताद अली अकबर रज़ी साहब, यानी उस्ताद मुंशी रज़ीउद्दीन ख़ान कव्वाल साहब के अच्छा साहबजादे छोटे, और उस्ताद फरीद अयाज़ के छोटे भाई, वो उनके पास मैं जाके ये कव्वाली का फ़न यानी मौसीकी का फ़न भी सीखता हूँ। ये तो इतने कम उम्र में आप ये किन चीज़ों में यार, ये तो बड़े संजीदा, और आपको क्या ये कोई बचपन से कोई ये मज़ा था या आपके अंदर कहाँ से ये चीज़ आई? जहाँ तक तो मौसीकी और क्लासिकल मौसीकी की बात है, वो मैं कि हमारे नाना को बहुत ज़्यादा, मरहूम, उनको बहुत शौक़ था। अच्छा। लेकिन ये कि वो माहौल तो थोड़ा बहुत मौजूद था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन उसके बाद ये कि खुद सुनना शुरू किया, तो उसके बाद फिर एक इस तरह मैंने आपको बताया, हमारे एक उस्ताद है शमसुद्दीन साहब, तो उनके साथ भी सोहबत के बाद से कि इन मौज़ूआत से मज़ीद आशना हुए, तो फिर उनको मज़ीद उनका थोड़ा सा मुताला करने के बाद ये कि, या उनको मज़ीद थोड़ा सा स्टडी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनसे एक्सपोज होने के बाद ये कि अपना शौक़ पाया कि उस तरफ बढ़ा ज़्यादा, और रग़बत उन चीज़ों की तरफ थी ज़्यादा। सही। तो लिहाजा फिर मैं ये यानी कि वो वक्त के साथ साथ उस चीज़ में बढ़ाव आ गया फिर, और फिर ये कि आज वहाँ पे हैं जहाँ पे, यानी कि इतने अरसे के बाद, इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद। तो नहीं, ये बहुत अच्छा, देखा ना आप, जितनी आपने अपनी मसरूफियात या शौक़ की चीज़ें बताई, सब बहुत दिलचस्प भी और बहुत तामीरी चीज़ें हैं ये। मैं ऐसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई यानी जो आज की नस्ल नौजवान, वो हम सुनते हैं वो ज़रा नशों में और इस तरह की चीज़ों में, तो आपको ऐसी कोई चीज़ की आदत नहीं हुई कभी भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ज़ाती से सवाल है। नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है तौर पर। जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं, और अल्लाह का शुक्र है। इसकी वजह शायद ये कहिए कि वालदा की तालीम, यानी कि तालीमात, यानी कि कुछ बचपन तरबियत, ये कहिए तालीमात और तरबियत दोनों, तालीमात भी और तरबियत भी दीन के हवाले से उनका हमेशा ज़्यादा एक उनका खुद रुझान बहुत ज़्यादा दीन की तरफ माशाल्लाह से। आपको तो इल्म है ही कि वो एमफिल कर रही है अपना इस्लामियात में भी, और उसके अलावा ये कि माशाल्लाह से शुरू से उनकी, जी बिल्कुल, तो उनकी तरबियत हमारी रही इस हवाले से। फिर ये कि खेल का भी कह सकते हैं कि इसमें यानी कि हिस्सा था, कि ख़ास तौर पे वो जो जवानी का चंद साल होते हैं, यानी कि जिन सालों में ज़्यादातर लड़के ख़ास तौर पे इन सारी चीज़ों में मुब्तला होते हैं, तो मेरा चूँकि खेल की तरफ थोड़ा ज़्यादा ज़ोर था, और फिर उसके अलावा जो दीगर मसरूफियात थी वो यही थी, इन चीज़ों की तरफ थी, पढ़ना वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें दीनी लिहाज से। तो शायद ये वजह है कि मैं खुद जो था इन चीज़ों की तरफ नहीं गया। और फिर ये कि मज़हबी लिहाज से कि अखलाकियात या जो मॉरल्स थे वो कुछ हद तक यानी पुख्ता थे, कि सही गलत की जो फहम थी वो ज़्यादा पुख्ता थी, तो लिहाजा इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखा के गलत समझ के, यानी कि जो कि मेरा ख्याल है शायद उस उम्र में लोगों की या तो अगर बुनियादें इतनी पुख्ता ना हो, या फिर ये कि घर वालों की तरफ से इतनी ज़्यादा सख्ती हो कि जब वो आज़ादी मिलती है कुछ बच्चों को, तो वो बिल्कुल यानी कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के उन चीज़ों में चल पड़ते हैं कि जो यानी कि जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया मनफी जो चीज़ें हैं, या तो ये वजह बन सकती है, या फिर ये कि जिनको बुनियादी तौर पे इतना ज़्यादा इसकी तरबियत दी ना गई हो,
तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह की तो कोई ऐसी ज़हनी उलझन, परेशानी या कोई तीसरी वजह इस तरह की ऐसी चीज हो जाए, बिल्कुल तो उसमें भी आपको या कभी परेशानी तो आती होगी जहनी तौर पर ना चीज़ों में जी, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें आपको थामती है, तालीम तरबियत जो हुई, जो आपको अखलाकी तालीमात दी गई, वो चीज़ें आपको सहारा देती है। हाँ जी बिल्कुल। या मजहब से जो आपका एक लगाव है वो भी। हाँ जी बिल्कुल सही सही। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये वजह बनी, ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ज़बरदस्त, कि मैं जो इन चीज़ों की तरफ नहीं गया। एक और सवाल मैं इस पे करना आपसे, जी जी, कि आप अभी तक माशाल्लाह से कहीं आप इश्क और मोहब्बत में कहीं मुब्तला हुए आज तक, कहीं दिल दिया, कहीं से दिल लिया हो, इस तरह के कोई तजुर्बा हुआ है आपके साथ? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, फिलहाल तो अपने असातिज़ा के साथ ही हमारी मोहब्बत है सबसे ज़्यादा। सही सही सही। तो नहीं, वो जो हमारे जिनसे मुखालिफ के साथ जो एक नहीं उस तरह फिलहाल तो नहीं हो सकी। अच्छा ठीक है। और ना तो जिनसे मुखालिफा में से कोई उस्ताज़ा आई हैं कि जिनके साथ इस तरह मोहब्बत हुई हो, ना कोई अपनी यानी कि अपनी एज का कोई या कोई और, यानी कि फिलहाल तो नहीं हुआ। मैंने कहा देखा माशाल्लाह, क्योंकि मैंने उस्तादों का जिक्र किया, लिहाजा हर लिहाज से आप जो एक दुनियावी लिहाज से एक परफेक्ट इंसान, बच्चा, नौजवान होना चाहिए। अल्लाह माफ करे, परफेक्ट तो कोई नहीं, दुनिया में गए, पढ़ाई, ये सब, तो मैंने कहा कि चलो ये भी एक इंसान की ज़िंदगी का एक मरहला होता है, तो मैं ये भी आपसे पूछता हूँ। अच्छा, आखिर में आप हमें थोड़ा ये बताएं ना कि आप जो इस तरफ आना चाहे नौजवान नस्ल या और भी जो आपकी उम्र के नौजवान नस्ल के लोग हैं, उन बच्चों को कोई पैगाम, और सरकार के नाम भी कोई पैगाम देना चाहे कि भाई इस खेल के हवाले से, और बच्चे जो आपकी उम्र के ना, उनको कोई आप अगर मुस्बत कोई बात बताना चाहे तो, कि वो अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से कारामद बनाए, किस तरह से इस तरह जो माशरे में जो आजकल चीज़ें मीडिया वगैरह पे आ रही कि इस तरह के लत में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा मैसेज दे दे जो आपने ख़ुद तजुर्बा आपने जिसे बताया कि वो इन चीज़ों से बचे और तामीरी कामों, सरगर्मियों में लगें। अब जहाँ तक पैगाम की बात है, वो तो फिर पैगाम हमारा यही हो सकता है कि बस जो लोग जिस चीज़, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का शौक़ होता है, पैशन होता है, तो इंसान को मेरे ख्याल अपनी ज़िंदगी में पैशन यानी कि तलाश करना चाहिए कि किस चीज़ के लिए उसको है। उसके बाद ये कि फिर उसको देखना चाहिए कि इस चीज़ तक मैं किस तरह पहुंच सकूं। अब जाहिर है कि हर शख्स के पास या ज़्यादातर ये कि जो आपको माली वजूहात की वजह से ही लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपने पैशन तक पहुंचने के लिए, तो इंसान को फिर तरीका तलाश करना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को उस चीज़ से, अगर कोई माली तंगी है या कोई दीगर यानी कोई वजह हो, मैं तो मालिक बतौर एक मिसाल इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी दीगर वजह हो, उससे मैं अपने आप को किस तरह आज़ाद कर सकूं कि मैं अपने पैशन तक पैशन को फिर परस्यू कर सकूं। तो चाहे वो किसी फील्ड में हो, जो चीज़ हो, यानी कि वो पढ़ाई है या आपकी कोई ये कि प्रोफेशनल फील्ड कोई जौन सी भी है, या फिर वो अगर खेल की दुनिया का है या फनों की दुनिया की कोई चीज़ है, किसी भी लिहाज से कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो, यानी कि तो ये ज़रूरी नहीं कि खेल ही हो खाली, हाँ कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने आप के लिए ज़रिया तलाश करे, रास्ता तलाश करे कि मैं किस तरह इस चीज़ में अपने आप को मशगूल कर सकूं और इसमें तरक्की हासिल कर सकूं। सही। तो ये मेरा पैगाम होगा सबके लिए, पैगाम बहुत। तो बाकी ये कि अगर आपका पैशन जो है वो कुछ अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव चीज़ में है, तो वजूहात तलाश करें कि क्यों आपको इस चीज़ की तरफ रुझान हो रहा है, क्यों आपको इस चीज़ का शौक़ हो रहा है, और उस पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। मज़हब की तरफ रुजू करिए किसी जयद अच्छे ज़रिए के, अच्छे सोर्स से, यानी कि चाहे वो कोई भी हो, कोई उस्ताद हो, कोई वालिदैन हो अपने, या कोई भी यानी कि आपकी कम्युनिटी में कोई शख्स हो जो आपको इस चीज़ की अच्छी रहनुमाई कर सके। लेकिन ये कि क्योंकि मैं अपनी ज़ाती तजर्बे से, एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे मज़हब का जो सहारा था उसने मुझे एक यानी मस्बत राह पे चलाया, ये कहिए तो। लेकिन हमारे कुछ मजहबियत जो है ना, वो आपको मनफियत की तरफ, खुदकुश हमले, हाँ जी, तो इस तरह की तंजीमात से जुड़ जाना, तो उसमें भी नौजवानों को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम किसी ऐसे ना चढ़ जाए जो हमें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो लिहाजा शायद अब अकल इंसान की जो है वो वैसे तो ये कहिए कि नामुकम्मल ही समझिए, अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल है,
जाहिर है कि इसकी वजह से इंसान भी नामुकम्मल ही है, और मुकम्मल और परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात है। लेकिन अगर उसको अपना इस्तेमाल करे तो उससे कुछ हद तक तो वो मुतय्यन कर सकता है शायद, या फिर नहीं तो उसका माशरा बता देगा कि तुम्हारा जिस चीज़ की तरफ रुझान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर ऐसा महसूस होता है कि मजहबियत में भी कोई ऐसी चीज़ें जो उसको नेगेटिव राह पर चला रही हैं, तो फिर उसको तलाश करे वजह कि भाई मुझे क्यों इस चीज़ का शौक़ है, और क्यों यानी कि क्यों इस चीज़ की तरफ मेरा रुझान हो रहा है, और क्यों ये चीज़, इन सवालात पे तवज्जो दे कि ये क्यों मनफी क्यों समझी जाती है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव समझी जा रही हैं और मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ या इसी चीज़ को मैं किसी तरीके से मस्बत बना सकूँ। वाह, तो जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि शायद नौजवान, सरकार को कोई है कि आपकी खेल की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम? हाँ जी, हमारा तो पता नहीं सरकार तक बात पहुंचे ना, लेकिन एक रिकॉर्ड पे हमने नहीं बिल्कुल पहले भी दी है, पहले भी कही है। अच्छा। मीडिया वगैरह पे कुछ कई दफ़ा जब लोगों ने पूछा है, तो वो जब मैंने तो खैर एक जनरल नौजवानों के लिहाज से बात की थी जिस तरह आपने बोला, लेकिन जहाँ तक स्पेसिफिकली खेलों की बात है, जिन नौजवानों को खेल की जुस्तजू है उसमें उनको कोशिश करनी चाहिए हर तरीके से कि अल्लाह ताला उनको, क्योंकि कोशिश जितना भी इंसान करे ना, अगर जारी रखे अपनी कोशिश, तो खुदा उसको कुछ ना कुछ किसी दिन नवाजता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश तो अपनी सबको जारी रखनी चाहिए और अपने इस पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका भी जो पैशन है जिस खेल के लिहाज से, चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई ताइक्वांडो वगैरह वगैरह दीगर जो भी कोई चीज़ है। सरकार के लिए पैगाम यही है कि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे खेलों को खुदारा कुछ और भी खेल हैं और मौजूद हैं, और उनको कुछ नज़र कीजिए। अब जाहिर है कि माशी मसाइल मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सरकार के पास फंड्स के मसले मसाइल तो हैं ही। तो इस लिहाज से जाहिर है कि इंसान को शऊर रखना चाहिए, और जो खिलाड़ी हैं उनको भी इस बात का शऊर है और होना भी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को सारा वक्त कोसना कि जी इन्होंने हमारी मदद नहीं की और इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये बुनियादी सहूलियात तो दे दे बस, बुनियादी। हाँ जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, लेकिन प्लेयरों को इस हवाले से भी बाशऊर होना चाहिए, प्लेयरों को, कोचों को, मैनेजमेंट को, कि सरकार के पास पैसा कम है, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मेरी जो यानी कि पैगाम है वो ये कि जो प्राइवेट इदारे हैं, दूसरे जो दीगर इदारे हैं जो पैसे और चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, तो खेलों की तरफ तवज्जो दें, ताइक्वांडो की तरफ तवज्जो दें, इनको स्पॉन्सर करें। कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक हमारा इदारा है, वो बहुत ज़्यादा यानी कि रहनुमाई करता है ताइक्वांडो की। जी। तो ये किसका है, किस चीज़ के इदारा है ये स्पोर्ट्स कंपनी है। अच्छा। और ये लोग जो है, हम लोग आपके ताइक्वांडो का सामान, स्क्वाश की जो चीज़ें हैं, स्क्वाश का जो हो गया सामान, ये वगैरह इसको बेचते हैं, और दीगर चीज़ें भी, इनके कपड़े वगैरह, अपैरल का भी कंपनी है, ये भी क्या नाम है दस्तयाब है, और फिटनेस का सामान, वेट लिफ्टिंग वगैरह इन चीज़ों का। तो इन जैसी कंपनियां मौजूद हैं, और दीगर लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं खेलों की। तो प्राइवेट इदारों को भी चाहिए कि वो सामने आए, और यानी कि जहाँ पे सरकार की तरफ से कमी है वो उसको पूरा करने की कोशिश करें। जबरदस्त। इसी से परवान मिलेगी खेलों को। और सरकार की जहाँ तक बात है, ये तो चले बात मैंने कह दी शुरू में कि इनके पास पैसों और फंड्स की कमी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत कुछ है जो वो कुछ कर सकते हैं। उनको चाहिए कि तवज्जो दें, और जो प्लेयरों की ज़रूरियात हैं, जो वो रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो खुराक के लिहाज से, चाहे वो रिहाइश के लिहाज से, चाहे वो माली इमदाद के लिहाज से है, फ़ौरन बाहर मुकाबलों के लिए या ट्रेनिंग कैंप्स के लिए या और कोई दीगर चीज़ के लिए उसको फराहम करें और उसके लिए ज़राए पैदा करें। यही हमारा पैगाम हो सकता है, इसके अलावा तो कोई पैगाम नहीं। वाह भाई, मुझे तो बहुत मज़ा भी आया गुफ्तगू से, और बहुत मैं मुस्तफ़ीद भी हुआ, और उम्मीद है आप भी ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे हमारे मोहतरम जनाब हमजा सईद साहब की गुफ्तगू से, और मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। कोई इस हवाले से कोई सवाल, आपको कोई तबसरा कुछ भी करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम हमजा सईद साहब तक पहुंचा भी देंगे। और अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल हुआ जिस पर हम मज़ीद कोई बात की जा सके तो हम सर से ज़रूर टाइम लेंगे। और मैं तो इसका हाँ, क्योंकि भाई बहुत मसरूफ़ इंसान है ये, और मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं इनसे इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करूँ। अब चूँकि बाकी जो हम जहनी सरगर्मी या उसकी क्या कहते हैं उससे मुतालिक सवालात, फ़लसफ़ा, मंतिक़ और ये रिलीजन और बाकी जो वो हम बात करते हैं, तो हमने कहा ज़रा आप जिस्मानी फिटनेस के हवाले से भी जो एक खेल वगैरह है उस पर भी बात की जाए। तो उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम, हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी।
दोबारा आपसे मुलाकात होती है किसी और प्रोग्राम से। थैंक यू हमजा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मैं कि अपने चैनल पे काबिल, मैंने पहले ही बताया, बुलाया कि इंटरव्यू के लिए। नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल मुकाबलों में जाते हैं और कौमी जो मीडिया है उस पर कई चैनल्स पे इनके इंटरव्यूज, इनकी गुफ्तगू नशर है। तो भाई हमारे लिए तो हम आपके उस सारे सीवी को देखने का तो हम तो बिल्कुल हकीर से एक इंसान नहीं हकीर से एक चैनल के साथ है ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा मेरे लिए बाइस इज्जत है बहुत ज्यादा कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ और शाया हुआ हूँ। और मेरे लिए जो है वो इंशाल्लाह जब भी आप कभी दोबारा मुझे बुलाना चाहे मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। बड़ी मेहरबानी से, शुक्रिया। हमारी मौसीकी 12 सुरों पर फैली हुई, बल्कि दुनिया की मौसीकी 12 सुरों पर फैली। इसकी मिसाल मेरे पास कुछ ऐसी है। अंग्रेजी के 26 हुरूफ हैं, 26 अल्फाबेट। उन 26 अल्फाबेट को लेके दुनिया में करोड़ों किताबें लिख दी गई, करोड़ों मजमून लिख दिए गए, करोड़ों गाने बना दिए गए। इसी तरह इन 12 सुरों को लेकर पूरी दुनिया की मौसीकी चल रही है, चाहे वो बरसगीर की हो, चाहे अरब की हो, चाहे मगरिब की हो। तमाम मौसीकी इसी पे चल रही है, बस अपने अपने अंदाज में अदायगी। जैसे कि एक लफ्ज है दुकान, जो प्योरली अरबी का लफ्ज है, वो दुकान कहते हैं, हम उसको दुकान कहने लगे। अरबी का लफ्ज है सवाल, हम उसको सवाल कहते हैं। वह अपनी अदायगी का फर्क है, बाकी बुनियाद उसकी एक। किसी भी इल्म को परखने के लिए दो लोगों के दरमियान उसकी बुनियाद देख लें कि क्या ये बुनियाद भी वही कह रहा है जो ये कह रहा है। फुरोई मामलात में हर जगह फर्क महसूस होता पाया जाता है, इख्तिलाफ हर जगह पाया जाता है। मौसीकी भी इसका शिकार है। मौसीकी, जबकि दीन शिकार है तभी मौसीकी कैसे शिकार नहीं होगी। तो अगर मेरे बताने में और इनके बताने में बुनियादी मामला दुरुस्त हैं तो इट मीन्स वो सही है। फुरोई मामला, मैं शाह बोलता हूँ ये शू बोल रहे हैं, इनका मसला है। मैं रे बोल रहा हूँ ये री कहते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं। मौसीकी में सब में अहम काम हमारी मौसीकी में सुर का कायम करना, आवाज को ऐसे ठहराना कि उसमें कहीं भी मद्दो जजर ना आए, आवाज शुद्ध हो। इसी को अगर मगरिब की तरह मगरिब वाले आवाज को हिलाने को ज्यादा कमाल समझते हैं, हमारी मौसीकी कहती है कि आवाज को ठहराया जाए। रियाज के कई तरीके, कई अदवार होते हैं, लेकिन रियाज करने का सब में इंपॉर्टेंट पार्ट सुर का भरना। सुर का भरना किसे कहते हैं हमजा? सा बोलने को कहा जाता है सुर भरना। जो आपकी अक्ल कह रही है उसको जरा तफसील से कही। एक सुर को एक ही जगह कायम करना और उसको बार बार दोहराना, उसको सुर भरना कहा जाता है। बिल्कुल। सा रे गा मा पा धा नी 7 सुर है। इसमें जो सा है उसको पहले उसकी समात से सुन करके वो क्या कह रहा है उससे आवाज मिलाना, आवाज मिलाकर फिर उसको आवाज को अपने कायम करना। इसका मौसीकी का गाने का ताल्लुक मुंह से है, गले से है, लेकिन बराह रास्त ताल्लुक इसका समात से। जब सुनेगा तो सही बोलेगा, सही सुनेगा तो सही बोलेगा, गलत सुनेगा तो गलत बोलेगा। जो मिसाल दी जाती है तुख्म तासीर सोहबत का असर, इसी से वो ताल्लुक है कि जब तक अच्छा सुनेगा नहीं, जब तक अच्छा बोलेगा नहीं। तो हमको पहले अपने कानों को मुरस्सा करना पड़ेगा, इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए कि ये फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है। आज हमजा मेरे साथ एक अरसे से साथ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ हम दोनों सीख लें। हमजा ने क्या सीखा, इस सा को देखकर हमजा क्या कहेंगे, कैसे सुर भरा जाता है वो बताएंगे। सा सा बोलिए। सा
सा सा सा संभाल के सा 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 के बार बार दोहराने को हमारे यहाँ सुर भरना कहा जाता है, और ये रियाज का, प्रैक्टिस का सब में अहम पहलू है। आज भी जो बड़े बड़े मौसीकार, बड़े बड़े गाने वाले हैं, इस अमल को नहीं छोड़ते हैं, और ये नहार मुंह किया जाए तो ज्यादा मुफीद है। सा सा रे 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 सा रे सा नी नी धा नी धनी धनी रे सा धनी रे सा नी रे गा नी रे गा मा गा मा गा मा गा रे सा मा गा रे सा। इस वक्त जो हमने राग का जो चुनाव किया है, उस राग का नाम है एमन, और इसके मुजिद हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ
रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी धा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे धा धा सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी धा सा नी धा पा धा पा मा मा गा रे सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा वक्त की कमी की वजह से थोड़ा सा एक नक्शा था रियाज का, इसकी कई एक्सरसाइज कई मामलात हमसे से वाकिफ है। इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर बैठेंगे तो उसमें हम उसको वाज़े करके बताएंगे कि हमारी मौसीकी क्या कहती है, उसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। क्या नहीं वो जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को कादिर है इस पर कि पैदा करे उन जैसा, बल्कि वो है सबसे बड़ा पैदा करने वाला, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इसमें कोई शक नहीं कि उसका हुक्म जब वो इरादा कर ले किसी चीज़ का, ये कि वो कहता है कि हो जा, कहता है उसको हो जा तो हो जाती है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। तो पाक है वो जिसके हाथ में है बादशाहतें तमाम चीज़ों की। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। तुरजऊन कौन सा फेल है? सही, ये जमा मुखातब फेल कौन से? ये मजहूल, मुजारे, अमर, ये मुजारे है, मारूफ है, मजहूल है। मजहूल। गुड। चले ये देखें, आज हमने सूरह यासीन का इख्तिताम किया है। अगली जो हमारी सूरत आएगी वो सूरह अस्वाफात है। ठीक, मक्की सूरत है ये, और सूरत नंबर 37 लिखा हुआ आपके कुरान में, नुस्खे में? इसमें नहीं है सर। अच्छा, आपके अरबी वाला। ठीक है, 37 और 182 आयतें हैं। तो अब हम सूरह अस्साफात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।